हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं महाकुंभ में मियावाकी पद्धति के बारे में। दरअसल उत्तर प्रदेश प्रशासन ने मियावाकी पद्धति का इस्तेमाल करते हुए महाकुंभ के दौरान ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने और साथ ही साथ हरियाली को मेंटेन करने के लिए मियावाकी पद्धति का एक बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया, जिससे उत्तर प्रदेश में प्रयागराज वाले क्षेत्र में काफ़ी लाभ हुए। तो आइए आज की क्लास में हम लोग जानते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कार्य पूरा किया और मियावाकी पद्धति किन किन मामलों में अपने आप में विशेष है। तो इसी क्लास में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले देखते हैं कि हमारी न्यूज़ का क्या कहना है। तो हमारी न्यूज़ कह रही है मियावाकी मेथड एट महाकुंभ 2025, हाउ द अफॉरेस्टेशन टेक्निक वर्क्स। तो फिलहाल यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि भाई महाकुंभ में जो मियावाकी पद्धति का मामला रहा है उसकी बातें हैं, और दूसरी बात यह है कि कैसे मियावाकी पद्धति वनीकरण के लिए काम करती है, वृक्षों की संख्या बढ़ाती है और हम लोगों को लाभ देती है। तो ये सारी बातें हमें करनी है। अब देखिए फिलहाल इस न्यूज़ पे डिस्कस करना क्यों ज़रूरी है। तो इस न्यूज़ पे डिस्कस करना दो तरह से ज़रूरी है। पहली बात तो देखिए न्यूज़ ही चल रही है, हालांकि बात न्यूज़ की जो है वो यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जो न्यूज़ तैयार हुई है ये न्यूज़ भी तैयार हुई है एक PIB की प्रेस रिलीज से। अब हम देखते हैं कि संस्कृति मंत्रालय ने खुद एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए बताया कि महाकुंभ के अंदर किस प्रकार से मियावाकी पद्धति का इस्तेमाल किया गया। तो हमारे को यहाँ जो पता चलता है वो ये कह रहा है कि मियावाकी पद्धति का उपयोग कर पिछले 2 वर्षों में प्रयागराज में लगभग 56,000 वर्ग मीटर घने जंगल उगाए गए। तो देखिए प्रोजेक्ट जो था वो पिछले 2 साल से चल रहा था महाकुंभ के लिए, और इस प्रोजेक्ट के तहत 56,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र को कवर किया गया और यहाँ पर वन उगाए गए। ठीक है, मतलब बहुत सारे पेड़ लगाए गए। अब इसी के साथ साथ हम लोग को यहाँ पहला मामला पता चल गया। अब दूसरा किस रीजन से ये न्यूज़ हम लोग के लिए ज़रूरी है, तो देखिए दूसरा रीजन है वर्ष 2022 का हमारा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। ठीक है, और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में दरअसल एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, और जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या पूछा गया था, मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वाणिज्यिक कृषि का संवर्धन, आनुवांशिकता, रूपांतरित पुष्पों का प्रयोग कर उद्यानों का विकास, शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन, तटीय क्षेत्रों और समुद्री सतहों पर पवन ऊर्जा का संग्रहण। हालांकि होता है कि बहुत बार हम लोग चीज़ों को जनरली जानते हैं पर उसके बावजूद हम प्रश्न गलत कर देते हैं, और इस परीक्षा के दौरान ये हमारा पहला चरण होता है प्रीलिम्स का। ठीक है, तो प्रश्न का उत्तर हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता हो, कमेंट करना, नहीं पता तो भी कमेंट करना। अब बढ़ते हैं आगे, और अब आगे बढ़ते हुए समझते हैं इस पूरे के पूरे विषय को। तो देखिए फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यों के बारे में प्रेस रिलीज में क्या बताया गया। तो प्रेस रिलीज से हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि देखिए जी 2 वर्षों के दौरान काफी ज्यादा कार्य किया गया मियावाकी पद्धति के माध्यम से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज वाले क्षेत्र में वन उगाने के लिए या वनीकरण के लिए। अब हमें यहाँ पता चलता है कि जो कुल क्षेत्र कवर हो पाया इस दौरान वो क्षेत्र था 55,800 वर्ग मीटर, यानी कि लगभग 56,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में आप लोगों ने वनीकरण का कार्य किया। इस दौरान 10 से ज्यादा स्थानों पर वृक्षारोपण किया गया, और नैनी औद्योगिक क्षेत्र ऐसा क्षेत्र था जहां पर सबसे बड़ा वृक्षारोपण का कार्य किया गया। अगर बात करें नैनी औद्योगिक क्षेत्र के अंदर तो यहां पर 63 प्रजातियों के लगभग 1.2 लाख वृक्ष लगाए गए। इसके अलावा शहर का जो सबसे बड़ा कचरा डंपिंग यार्ड था उसकी भी सफाई की गई, और यहां पर सफाई करके 27 विभिन्न प्रजातियों के 27,000 पेड़ लगाए गए। और जगह कौन सी है, ये बसवार जगह है। क्लियर है बात सारी की सारी। तो सिर्फ और सिर्फ पेड़ ही नहीं लगाना है, बल्कि इससे अन्य लाभ भी होते हैं, जैसे कि धूल, गंदगी और दुर्गंध में कमी आती है, साफ सफाई मेंटेन होती है, हवा की गुणवत्ता जो है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जहाँ पर भी आप लोग वन लगाते हैं मियावाकी पद्धति के माध्यम से, वहाँ पर वायु और जल के प्रदूषण में कमी आती है, मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद मिलती है, और जैव विविधता में वृद्धि होती है। साथ साथ आप तापमान को भी यहाँ पर मेंटेन कर पाते हैं, ये भी हम लोग यहाँ देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पर यही देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस प्रकार के यहाँ वन उगाए, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पर जो वृक्ष लगाए या जो पौधे लगाए वो फल देने वाले भी थे, इसके अलावा औषधीय और सजावटी पौधे भी यहाँ पर लगाए गए। इस दौरान जो खास नाम हमें बताया गया है उन खास नामों में शामिल है आम के वृक्ष, महुआ, नीम, पीपल, इमली, अर्जुन, सागौन, तुलसी, आंवला और बेर। इसके अलावा गुड़हल, कदम, गुलमोहर, जंगल जलेबी, वोगनविलिया,
और ब्राह्मी जैसे सजावटी और औषधीय वृक्ष भी इस दौरान लगाने का कार्य किया। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार से प्रयागराज वाले क्षेत्र पे खास फोकस किया और वहां पर अच्छे से वनीकरण का कार्य किया, यह अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और यहाँ पर मियावाकी पद्धति इस प्रकार से चर्चाओं में आ गई। अब हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के कार्यों को तो समझ लिया। अब उत्तर प्रदेश के कार्यों को समझने के बाद हम लोग के लिए जरूरी है कि हम लोग अब मियावाकी पद्धति के तहत वनीकरण के पूरे मामले को समझें। तो देखिए, क्रेडिट गोज टू द स्पेशल पर्सन। कौन है ये? दरअसल ये जो शख्सियत हम लोगों की स्क्रीन पे वर्तमान में मौजूद है, यही शख्सियत इस मियावाकी पद्धति के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। इनका नाम क्या है? अकीरा मियावाकी। दरअसल इन्हीं के द्वारा मियावाकी पद्धति को विकसित करने का कार्य किया गया। दरअसल वर्ष 1970 के दशक की बात है। तो 1970 के दशक में दरअसल इन्होंने जापान के अंदर कुछ खास समस्याओं को देखा और जो खास समस्या थी उसमें इन्हें पता चला कि देखिए, वनीकरण का मामला जापान में बहुत ही ज्यादा खराब है। पहली बात तो छोटा सा आइलैंड। अब आइलैंड होने के साथ साथ क्या पता चलता है कि यहाँ पर जो मूल वन है वो मूल वन बहाल किए जाने जरूरी हैं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन, शहरी विकास, इन सभी के कारण जो वहां पे वन की स्थिति थी वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। पेड़ों का निरंतर ह्रास हो रहा है, कटाव हो रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और वायु की गुणवत्ता खराब हो चुकी है। अब जरूरी था कि कैसे पुराने वनों को जीवित किया जाए और पूरे के पूरे जापान के अंदर वनीकरण को बढ़ावा दिया जाए। अब ऐसी स्थिति में इन्होंने कुछ चीजें नोटिस की और इनके नोटिस में आया देसी वृक्षों का मामला। इन्होंने देखा कि देसी जो वृक्ष होते हैं या जो देसी पौधे होते हैं, उन देसी पौधों को ना खास चीजों की जरूरत नहीं होती। देसी का मतलब जो आपकी स्थिति के अनुरूप ढले हुए हैं, जो सभी चीजों से पहले से ही भली भांति परिचित है। अब इन्होंने ये चीज समझी कि अगर हम लोग देशी पौधों को उगाना चाहें तो ऐसी स्थिति में हमें कोई बहुत ज्यादा विशेष प्रयास नहीं करना पड़ेगा और हम लोग उनको बहुत अच्छे से उगा भी सकते हैं। तो इस दौरान इन्होंने इसी मेथड पे फोकस किया कि कैसे देशी वनों के माध्यम से या देशी वृक्षों के माध्यम से हम लोग वनीकरण को बढ़ावा दें। तो जो मियावाकी पद्धति है, मियावाकी पद्धति यही पद्धति है कि कैसे हम लोग एक छोटे से क्षेत्र के अंदर देसी पौधों की या देसी वृक्षों की एक बड़ी संख्या को विकसित करें। और बड़ी संख्या को विकसित करना है आपको बहुत ही ज्यादा घनत्व के आधार पर, यानी कि आपको डिस्टेंस मेंटेन नहीं करना है, आपको सिस्टम मेंटेन नहीं करना, बस सिर्फ फोकस करना है एक चीज पर, और वो है पौधे उगाना, पौधे लगाना और वृक्षों को यहां पर बड़ा करना। और कार्य सिर्फ और सिर्फ आपको करना है वृक्षों की या पौधों की देसी नस्ल के ऊपर। यही होता है मियावाकी पद्धति के अंदर, ठीक है। तो ये अपने आप में थोड़ी सी एक अनूठी विधि कही जाती है, जिस अनूठी विधि के माध्यम से हम लोग शहरी क्षेत्रों में जहां पर स्थान कम है, जगह कम है, वृक्षों के लिए कम जगह मौजूद है, कम जमीन है मृदा वाली, तो उस जगह पर आप क्या कर सकते हैं, पेड़ों को अच्छी संख्या में लगा सकते हैं। इस दौरान आपको जो एक खास चीज पे ध्यान देना होता है वो खास चीज होती है मिट्टी की संरचना और गुणवत्ता। इसके पीछे का रीजन क्या है? अब मिट्टी की संरचना और गुणवत्ता ही होती है जो पौधों के प्राकृतिक विकास के लिए जिम्मेदार होती है, उन्हें पोषक तत्व देती है और उनके विकास को, उनके जीवन को मेंटेन करती है, चीजों को रेगुलराइज करती है। तो मिट्टी की संरचना और गुणवत्ता पे ध्यान दिया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये ध्यान दिया जाना जरूरी है कि कैसे जो मिट्टी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस मृदा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वह मृदा स्थानीय पौधों के लिए अनुकूल है, क्या उन्हें एक अच्छा माहौल दे सकती है, और साथ साथ क्या वो मृदा खुद स्थानीय जलवायु के अनुकूल है या नहीं। आपको इन दोनों ही फैक्टर्स पर ध्यान देना। अगर आपको लगता है कि हाँ, जिस क्षेत्र में आपको पेड़ उगाने हैं, पौधे लगाने हैं, अगर उन पौधों के लिए मृदा अनुकूल है और साथ साथ स्थानीय जलवायु के भी अनुकूल है, तो ऐसी स्थिति में उस मृदा पर ध्यान केंद्रित करते हुए आप वनीकरण के प्रयासों को आगे बढ़ा सकते हैं। इस दौरान इस विधि के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि 3 से 5 पौधे 1 वर्ग मीटर में ही लगा दिया जाते हैं, यानी कि प्रति वर्ग मीटर में 3 से 5 पौधे लगाने पर फोकस किया जाता है। यानी कि कोई सिस्टम नहीं है, जितना ठूस ठूस के आप पौधे लगा सकते हैं आप लगाइए। अब इसका फायदा दरअसल होता क्या, और ठूस ठूस के पौधे क्यों लगाना है? देखो, जब तक आपको कंपटीशन का सामना नहीं करना पड़ेगा, जब तक आप प्रतिस्पर्धा में नहीं होंगे, पीयर प्रेशर नहीं आएगा, तब तक आप अपने विकास पर फोकस नहीं कर पाएंगे। जिंदगी में एक बात कही जाती है, हो सकता है आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुनी भी हो, कि अगर आप कमरे में सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो समझ जाइए कि आप गलत कमरे में हैं और आपको कमरा बदलने की जरूरत है। तो वही सच्चाई है, जब हमें कंपटीशन का सामना नहीं करना पड़ता, जब हमें सभी दशाएं अनुकूल मिलती है, तो हमारा विकास धीमा हो जाता है। और अधिक मात्रा में एक ही जगह पर पौधे लगाने से पौधे आपस में कंपटीशन करते हैं। ये
इंसोलेशन के लिए कंपटीशन करते हैं, सूर्य तप के लिए, सूर्य की रोशनी के लिए, ऊष्मा के लिए, जल के लिए कंपटीशन करते हैं। अब कंपटीशन में क्या होता है कि आप पैमाने नहीं निर्धारित करते, जितना आगे बढ़ने का आपको मौका मिलता है उतना आगे बढ़ने पर आप फोकस करते हैं। तो यही इस विधि के तहत सबसे बड़ा फायदा माना जाता है कि पौधों का जो विकास एक लंबी अवधि में होता है, वही इस विधि के तहत पौधे बहुत ही कम अवधि में एक अच्छा विकास प्राप्त कर लेते हैं। और यह माना जाता है कि लगभग 3 वर्षों के दरमियान ही पौधे अपनी परिपक्व अवस्था में पहुंच जाते हैं, वह अपना पूरा विकास कर लेते हैं। इस दौरान जो पौधे होते हैं वो पौधे अधिक तेजी से बढ़ते हैं और जो वृक्ष बनते हैं वो वृक्ष भी काफी ज्यादा ऊंचे बनते हैं, क्योंकि उन्हें एक दूसरे से कंपटीशन करना पड़ता है सूरज की रोशनी लेने के लिए, जिससे कि वो अपनी ऊंचाई में निरंतर वृद्धि करते हैं। ये खास चीज हम लोग यहां पर देखते हैं। तो इसी के तहत कम समय में वृक्षों का तेजी से विकास होना, ठीक है, उनकी वृद्धि होना और एक छोटे से क्षेत्र के अंदर सघन वन का विकास हो जाना इस विधि की सबसे खास विशेषता और उपलब्धि मानी जाती है। तो प्रतिस्पर्धा का होना जीवन में भी जरूरी है, और जहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि प्रकृति कैसे खुद में भी प्रतिस्पर्धा को मेंटेन करती है संसाधनों के आवंटन के लिए। यहां माना जाता है कि इस विधि के तहत पौधों का विकास 10 गुना तेजी से होता है और बहुत जल्दी वो वृक्ष बनते हैं। बात क्लियर है सभी लोगों को? तो ये विधि इसी वजह से खास है और बहुत ज्यादा लाभदायक मानी जाती है कि कैसे आप एक छोटे क्षेत्र के अंदर सघन वनों का विकास कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छी ऑक्सीजन, स्वच्छ हवा और एक अच्छा वातावरण, अच्छी अनुकूल स्थितियां मिल जाएंगी। क्लियर है? तो यही सब इस विधि के लाभ हैं कि भाई आपको अगर शहरी क्षेत्रों में जगह कम मिल रही है तो सीमित जगहों पर आप अच्छे से वनों का विकास कर सकते हैं। वनों में आत्मनिर्भरता भी होती है, यानी कि इस दौरान आप जो पौधे लगाएंगे वो पौधे बहुत जल्दी आत्मनिर्भर हो जाते हैं। हालांकि उनको शुरुआती देखभाल की आवश्यकता होती है, लेकिन शुरुआती देखभाल की आवश्यकता के बाद में हम देखते हैं कि चीज़ें वो अपने अनुकूल ढाल लेते हैं, फिर उनको सपोर्ट नहीं चाहिए होता, वो फिर खुद ही कॉम्पिटिशन करते हैं और कॉम्पिटिशन करके खुद तेजी से बढ़ते हैं। इसके अलावा अब एक अच्छी संख्या में अगर आपको वन मिल जाएगा सीमित जगह पर, तो कार्बन सिंक की भूमिका भी निभाई जाएगी। आपको पता है कि कार्बन सिंक की भूमिका किस प्रकार से हमारे वृक्ष निभाते हैं? तो देखिए, दुनिया में सबसे बड़े कार्बन सिंक जो हैं वो कहलाते हैं ओशियन, यानी कि हमारे महासागर। हम जितना कार्बन उत्सर्जन करते हैं उसका सबसे अधिक हिस्सा हमारे महासागर खुद में अवशोषित कर लेते हैं। दूसरा जो बड़ी भूमिका मानी जाती है वो मानी जाती है मृदा की, और मृदा और वृक्ष एक ही जगह पर मौजूद है। और तीसरी सबसे बड़ी भूमिका मानी जाती है कार्बन के अवशोषण में, वो वनों की मानी जाती है। ये टॉप 3 कार्बन सिंक है पूरी दुनिया के अंदर। ये आपको पता भी होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है। इसके अलावा जिस क्षेत्र में रहेंगे वहां की हवा साफ रहेगी, प्रदूषण की स्थिति कंट्रोल में रहेगी और तापमान नियंत्रण, छाया देना, फल उगना, औषधीय उपाय होना, ये सारे इसके खास लाभ माने जाते हैं। हालांकि जहां इसके बहुत सारे लाभ हैं वहीं कुछ कमियां भी है। देखो, सब में होती है, चाहे कोई बेहतर से बेहतरीन ही क्यों ना हो। तो इस विधि की भी कुछ कमियां हैं जो इसके हानियां या नुकसान माने जाते हैं। तो देखो, शुरुआती अवस्था में जब इस विधि के तहत आप वनीकरण का कार्य करेंगे तो आपको एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, जो इसके लिए कमी मानी जाती है। ठीक है। बड़ा इन्वेस्टमेंट के अलावा शुरुआती देखभाल के लिए आपको एक अच्छी जनशक्ति भी चाहिए होती है। ऐसा ना हो कि शुरुआती अवस्था में ही पौधे खराब हो जाएं, क्योंकि बहुत ही ठूस के पास पौधे लगाने का काम इसमें करते हैं। तो शुरुआती देखभाल के लिए जनशक्ति की आवश्यकता भी होती है। ठीक है। और विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के लिए या हमारे जीवन के अनुकूल दशाओं के लिए मियावाकी पद्धति एकमात्र समाधान तो पूरी तरह से नहीं हो सकती, इसलिए जरूरी है कि और विकल्पों पर भी ध्यान दिया जाए। यह भी माना जाता है कि इस विधि के सिर्फ सीमित लाभ ही हैं, क्योंकि हम लोग जिस प्रकार से लगातार प्रदूषण कर रहे हैं, कार्बन उत्सर्जन पर ध्यान दे रहे हैं और जिस तरह से हम लोग अपशिष्ट तैयार कर रहे हैं हमारे पर्यावरण के लिए, तो अगर हम लोग अपनी जीवन शैली को नहीं बदलेंगे, चीजों में परिवर्तन नहीं लाएंगे, तो देखो ये विधि भी कार्य कर नहीं पाएगी। ये भी हमें समझना होगा। तो विधि अच्छी है अपने आप में, आपको छोटे क्षेत्र में अच्छे वन बना के दे रही है, लेकिन उसके बावजूद आपको अपने जीवन का तरीका, आपका रहन सहन का तरीका वो भी बदलना होगा, तभी जाकर के इसके दीर्घकालीन अच्छे लाभ हम लोगों को मिल पाएंगे। क्लियर है बात सारी? तो बस आज की क्लास में इतनी ही बात करनी थी। जो क्वेश्चन आप लोग को दिखाया गया था, जल्दी से उसका आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो उम्मीद करता हूँ कि पसंद आई होगी, कुछ सीखा जाना समझा होगा। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए जितने लोगों तक कर सकते हैं। जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक करके जरूर जाइएगा और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।